नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लिंग और वचनों के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारी धरती पर 3 लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे स्त्री और पुरुष है 2 लिंग हैं, वैसे ही हम भाषा के रूप में भी लिंगों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। अब देखिए कि जिन लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके। स्त्री है या पुरुष है, इसका अंतर किससे पता चलेगा? लिंग से पता चलेगा। इसलिए लिंग वह शब्द है जिससे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। जो शब्द स्त्री और पुरुष का बोध करवाते हो उन्हें लिंग कहते हैं। आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का बोध चलता है उसे लिंग कहते हैं। व्यक्ति किस जाति का है? व्यक्ति स्त्री जाति का है या व्यक्ति पुरुष जाति का है? यदि व्यक्ति स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग होगा और यदि पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग होता है। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति का है। उदाहरण के लिए देखिए, पुरुष जाति में मोहन, लड़का, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई आदि। और स्त्री जाति में मोहिनी, लड़की, शेरनी, घोड़ी, कैंची, अलमारी, माता, बहन आदि। तो चलिए देखते हैं कि लिंग के कितने भेद हैं और क्या उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। यानी लिंग कितने प्रकार का होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक और लिंग होता है नपुंसकलिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान के साथ पहचान का साधक शब्द के रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग संज्ञा का वह गुण है, अतः हर संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। कोई भी संज्ञा है, राम, श्याम, गीता, सीता, इसमें दे देखिए कि राम तो संज्ञा हो गया और संज्ञा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया और सीता स्त्रीलिंग हो गया। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है, जिससे संज्ञा के 2 रूपों को बताया गया है। एक प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा और घोड़ी, माता पिता, लड़का लड़की इत्यादि। दूसरा है अप्राणीवाचक जैसे गिलास। गिलास को हम स्त्री लिंग के से बताते हैं शब्द से। क्यों? कि गिलास को हम लड़का नहीं बता सकते, पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये लड़की है या स्त्री है, इसलिए इसको गिलास को स्त्रीलिंग में लिया गया है। प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। अब देखिए इसके उदाहरण। हाथी पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग। राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, पंडित, पंडिताइन। अब देखिए वापस, हाथी, राजा, सम्राट, घोड़ा, लेखक, लड़का और पंडित, ये हो गए पुल्लिंग। और हथनी, रानी, सम्राज्ञी, घोड़ी, लेखिका, लड़की और पंडिताइन, ये हो गए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, माफ कीजिएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग को पुरुष जाति से संबोधित करते हैं, स्त्रीलिंग को स्त्री जाति से संबोधित करते हैं और नपुंसकलिंग जड़ होता है। सबसे पहले लेंगे हम पुल्लिंग। शब्द का वह रूप जिसमें पता लगाया जा सके कि वह पुरुष जाति का है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे सजीव है बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि। और निर्जीव देखिए, रूमाल, कपड़ा, रक्त, रबड़, शहद, सोना, बसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, पोषण, भाग्य, मटर, धंधा
दबाव आदि। अब ये जो निर्जीव शब्द है ये भी पुल्लिंग है, क्योंकि इनके पढ़ने से पता चलता है कि जैसे कि वह शहद खा रहा है, खा रही है, लेकिन शहद क्या है, पुल्लिंग है। कपड़ा, अब कपड़ा लिखा हुआ आएगा तो इसमें कपड़ी होगा तो स्त्रीलिंग होगा, और कपड़ा लिखा हुआ आ जाएगा तो वह पुल्लिंग होगा। अब स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जा सके कि वह स्त्री जाति का है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। उदाहरण देखिए, जैसे सजीव है माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि। और इसमें ही निर्जीव क्या है, धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, छत, किताब, ईंट, ईर्ष्या, मंजिल, परत, झोपड़ी, गंगा, नदी, शाखा, कुर्सी आदि। अब ये निर्जीव है, फिर भी इनको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होते हैं कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम। अब खाली फल लिखा हुआ होगा तो हम इसको बताएंगे कि क्या है, ये पुल्लिंग है, लेकिन फलम लिखा हुआ है, अब ना तो ये स्त्रीलिंग में आता है नहीं ये पुल्लिंग में आता है, इसलिए यह नपुंसकलिंग है। पत्र, पत्र पुल्लिंग है, लेकिन पत्रम लगाया है इसलिए यह नपुंसकलिंग है। पुस्तकम, पुस्तक तो पुल्लिंग है, लेकिन म लगाते ही पुस्तकम बन गया, यानी यह नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग ज्ञात करने के प्रमुख नियम देखिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नपुंसकलिंग है। फलों के नाम भी नपुंसक में आते हैं, जैसे आम्रम आम, दाड़िमम अनार, कदली फलम केला। तरह से समाप्त होने वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे चरित्रम, छत्रम, पत्रम आदि। फूलों के नाम नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे पुष्पम, कमलम। अब देखिए सबके पीछे इनके संस्कृत शब्द है, इनके पीछे म लगा हुआ है, इसमें त्र समाप्ति पढ़ने पर त्र लगा हुआ है, तो यह नपुंसकलिंग हो गए। क्रिया विशेषण शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे अश्व शीघ्रम धावति, कच्छप तीर्वम वदति, रमा मधुरम शतम, शास्त्रम लक्षणम, नीलम, पदम, शंखम आदि शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। यदि संख्यावाचक शब्द के अंत में रात्र शब्द हो तो नपुंसकलिंग होता है, जैसे द्विरात्रम, पंचरात्रम आदि। अगर इसमें पंचरात्र होता तो पंचरात्रि होता तो क्या हो जाता है, यह स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन पंचरात्रम लिख दिया अंत में, इसलिए त्रम आ गया, इसलिए ये हो गया नपुंसकलिंग। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे अमल गलम, अभद्रम, अशुभम, नयनम, अक्षि, चक्षु, नेत्रम, लोचनम आदि। दलम, पर्णम, पत्रम, जलम, उदकम, पय, पानीयम, वारी आदि। भद्रम, कल्याणम, मंगलम, शुभम, सुवर्णम, कांचनम, हेमम, नभ, खम, गगनम, व्योम, ये सभी नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ लिंग में पुल्लिंग शब्द के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे ईंधन, ईंधन पुल्लिंग है, ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है, ईंधन इसमें पुल्लिंग है, ईंधन शब्द का उपयोग करके हमने बनाया, ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं, अगर इसमें लिखा होता है होती है तो वह स्त्रीलिंग है, और होता है लिखा हुआ होगा तो वह पुल्लिंग है, इसलिए ईंधन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। घाव, तीर लगाने से घाव हो गया। घी, हमें चावल के साथ घी खाना चाहिए। अकाल, हमारे यहाँ हर साल अकाल पड़ता है। आंसू, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। रुमाल, मेरा रुमाल मैंने तुम्हें दे दिया था। अब ये देखिए
था, रहे हैं, पढ़ता है, चाहिए, हो गया है, होता है, ये सब किस में लिखते हैं हम? पुल्लिंग में। आईना, आईना आज साफ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। क्रोध, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। होश, उस लड़की को देखते ही मेरे होश उड़ गए। तीर, मुझे हवा में तीर चलाना आता है। हवा में तीर चलाना तो सबको ही आता है। दाग, स्याही लगाने से मेरी सफेद कमीज पर नीला दाग हो गया। इसमें देखिए ईंधन, घाव, घी, अकाल, आंसू, रुमाल, आईना, स्वास्थ्य, क्रोध, होश, तीर और दाग, इन शब्दों का उपयोग करके हमने पुल्लिंग वाक्य बनाए। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य कैसे बनाते हैं? तबीयत, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी देखिए यहाँ पे रही है, लड़के के लिए हम लिखते हैं, स्त्री के लिए लिखते हैं रही है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। कमर, उस दिन से मेरी कमर दुख रही है। खबर, मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। घूस, हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। चील, मुझे आकाश में चील उड़ती हुई दिखाई दे रही है। किताब, किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। उम्र, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। ईंट, दीवार में ईंट सबसे महत्वपूर्ण होती है। धूप, आज सुनहरी धूप खिल रही है। चमक, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। गर्दन, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब इसमें तबीयत, कमर, खबर, खोज, घूस, चील, किताब, उम्र, ईंट, धूप, चमक और गर्दन, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इनका उपयोग करके हमने वाक्यों का निर्माण किया। अब पुल्लिंग को पहचाने कैसे? कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है, जैसे खटमल, ये खटमल शब्द है, कहीं पे भी लगा दो यह पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। खटमली थोड़ा ना होता है, हमेशा खटमल ही रहता है ना। भेड़िया, खरगोश, खरगोशी नहीं कहते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग है तो भी खरगोश और पुल्लिंग है तो भी खरगोश, इसलिए हमेशा खरगोश पुल्लिंग ही कहलाता है। चीता, मच्छर, पक्षी आदि ये हमेशा पुल्लिंग ही लिखा जाता है। समूहवाचक संज्ञा, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि, चाहे कैसा भी समूह है, कोई भी समूह है तो उसके लिए पुल्लिंग का ही उपयोग किया जाता है। भारी और बेडोल वस्तुओं के लिए जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। अब जूती लिखा होता है, अगर जूती हल्की होती है, जूती लिखी होती है तो यहाँ पे पुल्लिंग होता है, लेकिन जूता लिखा हुआ है, भारी होता है जूता, इसलिए यह पुल्लिंग। रस्सी लिखा होता, रस्सी हल्की होती है इसलिए पुल्लिंग होता, और रस्सा लिखा हुआ है स्त्रीलिंग होता, और ये रस्सा लिखा हुआ है इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। पहाड़, अब पहाड़ बहुत बड़ा पत्थरों का समूह होता है, उसको क्या बोलेंगे? पहाड़, लेकिन ये हो गया पुल्लिंग। अब पहाड़ी लिखा होता है यानी छोटा सा पहाड़ है, इसलिए उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। इसलिए भारी और बेडोल वस्तुएं जो होती है वो भी पुल्लिंग कहलाती है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिन सभी क्या है? पुल्लिंग है, देवता है, देवी नहीं है। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि, अपवाद जनवरी, मई, जुलाई और स्त्रीलिंग, ये सभी स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? बाकी सब महीने तो पुल्लिंग है, लेकिन जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, युवराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि पुल्लिंग है। देशों के नाम भारत, चीन, इराक, अमेरिका आदि, ये भी पुल्लिंग है। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, पृथ्वी, बुध आदि पुल्लिंग है, लेकिन एक स्त्री ऐसी है कि पृथ्वी ऐसी है कि स्त्रीलिंग है, इसलिए नक्षत्रों में पृथ्वी जो है अपवाद स्वरूप पाया जाता है। अब पुल्लिंग की पहचान का 9वां नियम क्या है कि धातुओं में जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा ये भी पुल्लिंग है। वृक्षों और फलों के नाम अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि पुल्लिंग शब्द है। अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना, जौ,
आदि पुल्लिंग है, लेकिन मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि पुल्लिंग है। फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि पुल्लिंग है। देशों और नगरों के नाम दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि भी पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, यह भी पुल्लिंग है। अपवाद क्या है इसमें? चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सभी ऐसे लगता है कि कोई लड़की जैसे, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। समय घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, यह पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग की पहचान का 17वां नियम क्या है कि द्वीप अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाइलैंड आदि पुल्लिंग है। सागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि क्या है? पुल्लिंग। अपवाद है ई, री, ये स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि यह पुल्लिंग है। लेकिन जीभ, आंख, नाक, अंगुलियां स्त्रीलिंग है। अकारांत संज्ञाएं गुस्सा, चश्मा, पैसा, छात्रा यह पुल्लिंग है। छाता, दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। कोई भी शब्द है जैसे उसमें यदि अंत में दान लिखा हो, अंत में खाना लिखा हो, अंत में वाला लिखा हो तो वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, अब खानदान आ गया इसके साथ में, इसलिए पुल्लिंग हो गया। पीक दान, अब पीक है उसके साथ में दान लगा दिया, यह पुल्लिंग हो गया। दवा खाना, अब दवा के पीछे खाना लग गया इसलिए पुल्लिंग है। अब देखिए खाली खान पढ़ते या फिर पीक पढ़ते तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन दान लगा दिया इसलिए पुल्लिंग हो गया। दवा जो है, दवाई बोलते हैं, वह क्या होता है? स्त्रीलिंग, लेकिन दवा खाना लिख दिया इसलिए वह क्या हो गया? पुल्लिंग। जेल खाना, दूध वाला आदि। इसका 23वां नियम है पहचान का कि आ, आओ, पा, पन, क, तो, आवा और से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अ से खत्म होती है, देखिए जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। आ से पूर्ण होने वाली लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। आओ से अंतिम अंत होने वाली पुलाव, दुराव, बाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा से अंत होने वाली बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा आदि। पन से अंत होने वाली लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि। क से अंत होने वाली लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। तो से जो अंत होती है वह ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व आदि। आवा से उत्पन्न होने वाली अंत होने वाली बुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। ओड़ा, पकोड़ा, हथौड़ा आदि। अब देखिए इसमें पकोड़ी होती तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाता, और पकोड़ा है तो पुल्लिंग हो गया। हथौड़ी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, और हथौड़ा लिखा दिया तो यह क्या है? पुल्लिंग है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यह प्राणीवाचक शब्द कभी भी स्त्री जाति का बोध नहीं कराते, जैसे बालक, गिद्दड़, कौवा, कवि, साधु आदि। अब जैसे हमने स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की, वैसे ही पुल्लिंग शब्दों की पहचान की, वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए भी कुछ नियम है। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम होते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, मक्खा नहीं होता है, मक्खी होती है हमेशा। कोयल, मछली, तितली, मैना आदि ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक संज्ञाएं दाय, संतान, सौतन आदि। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि। नक्षत्र अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी
आदि। बोली है मेवाती, व्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, गुजराती, यह सभी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि, ये नदियां भी सब स्त्रीलिंग है। भाषाओं और लिपियों के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि। अब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम शब्द देखते हैं पता चल जाता है हमें यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसलिए दिमाग पर ज़्यादा भार डालने की ज़रूरत नहीं है। आप शब्दों को देखिए और पहचानिए, अपने मेंटल एबिलिटी से पहचानिए कि स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। 9वां है पुस्तक के नाम कुरान, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि। हलवा, अचार और रायता ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। हलवा, अचार और रायता हमेशा पुल्लिंग होते हैं और सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत वाले शब्द जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि ये भी स्त्रीलिंग है। यदि भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर भी निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि कोई भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, करने वाला, काम करने वाला यदि पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी, और काम करने वाला स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। स्त्रीलिंग की पहचान आ, ता, आई, आवट या आहट आदि प्रत्यय लगाने भी स्त्री शब्द बनते हैं। जैसे भाषा आ लगाया, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि। ता लगाते हैं तो गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि। आई लगाई, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि। आवट लगाया, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। इया लगाया, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि। आहट लगाया, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। या लगाया, छात्रा, माया, काया आदि। आस लगाया, खटास, मिठास, प्यास आदि। देखिए किसी भी शब्द में आ, ता, आई, आवट, या, आहट या आस लगा के बनाए गए स्त्रीलिंग शब्द आपको मैंने बताए। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान का तीसरा नियम है कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, जूती, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफी आदि। अब विशेष में देखिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, लेकिन दोनों के लिए राष्ट्रपति ही लिखा जाएगा। यह ना तो स्त्रीलिंग आता है और ना ही पुल्लिंग आता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। अब प्रोफेसर ही थोड़ा होता है प्रोफेसर होता है, लेक्चर ही थोड़ा होता है लेक्चर होता है। तो इसमें ना तो चाहे पुरुष इस पद पे है चाहे स्त्री इस पद पे है, इसको हमेशा न तो स्त्रीलिंग में पढ़ा जाएगा न ही पुल्लिंग में पढ़ा जाएगा। यह अपवाद में है, दोनों में प्रयोग होते हैं। स्त्री के लिए भी राष्ट्रपति और पुरुष के लिए भी राष्ट्रपति। सेक्रेटरी स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी सेक्रेटरी। इसलिए यह शब्द स्त्रीलिंग भी के लिए उपयोग में किया जाता है और पुल्लिंग के लिए भी उपयोग में किया जाता है। गवर्नर स्त्रीलिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है और पुल्लिंग के लिए किया जाता है। आपने को पीछे मैंने नियम बताया था कि क्रिया करने वाला जो क्रिया करता है वो यदि पुल्लिंग है तो यह शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा, और क्रिया करने वाला स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे गवर्नर है, यदि हम उसको संबोधित करें, चलो वाक्य में प्रयोग करते हैं गवर्नर, अगर स्त्री है तो
आदरणीय या माननीय, गवर्नर, महोदया बोल देंगे। और यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो हम क्या कहेंगे, आदरणीय गवर्नर महोदय। महोदय और महोदया से पता चलेगा, लेकिन गवर्नर हमेशा हम दोनों रूपों में उपयोग लेंगे। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि इन शब्दों के लिंगों का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग की पहचान किया जा सकता है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, इसलिए यह राष्ट्रपति जो है स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन यह दूसरा नाम आता यदि तो वह पुल्लिंग हो जाता। M.F. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है। मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है। अब इसमें जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के आधार पर ही हम इसका पता लगा रहे हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस अपने लिंग तो ये समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वचन। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब वचन होते क्या है? किसी जो भी शब्द है यदि उनसे संख्या का बोध होता है तो वह वचन होते हैं। जैसे एक का बोध हो रहा था एक वचन, और बहुत सारों का बोध हो रहा है तो बहुवचन। तो वचन की परिभाषा भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का प्रयोग संख्या का बोध करवाने के लिए किया जाता है। मूल भाषा संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। संस्कृत भाषा का तीसरा वचन द्विवचन हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है। वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर पड़ता है। देखिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में हमेशा 2 वचन ही पाए जाते हैं। 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा का वह रूप जिसमें एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत है। मतलब जहाँ एक संख्या हो वह एक वचन, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। अब बहुवचन, जैसे एक वचन में संख्या एक होती है, बहुवचन में बहुत सारी संख्याएं होती है। संख्या का वह रूप जिसमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि, यह बहुवचन है। अब इन शब्दों को पढ़ते ही पता चल रहा है गायें यानी बहुत सारी गायें हैं, इसलिए यह बहुवचन है। विभक्ति रहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन करने का नियम देखिए। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा देते हैं। अर्थात यदि किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलकर एक वचन से को बहुवचन में बदला जा सकता है। अकारांत पुल्लिंग है, उसके पीछे आ की मात्रा है तो उसे हम ए लगा देंगे तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। देखिए इस पंक्ति में सारे के सारे एक वचन है, इस पंक्ति में सारे के सारे बहुवचन है। लड़का, लड़के, पपीता, पपीते, गमला, गमले, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, रास्ता, रास्ते, छाता, छाते, बछड़ा, बछड़े। दूसरा नियम देखिए कि संबंधवाचक, उपनामवाचक और प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा आती हो उसे साला, भांजा, भतीजा, बेटा आदि शब्दों के अतिरिक्त शेष सभी शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। जो भी संबंध होते हैं, माता पिता, कोई भी संबंध हो, जैसे उपनाम है किसी का, प्रतिष्ठावाचक शब्द है कोई भी, उन सब में आ की मात्रा आते ही वह क्या बन जाएंगे? पुल्लिंग, एक बहुवचन, सॉरी। जैसे साला, साले, ए की मात्रा लगा दी, भांजा, भांजे, भतीजा,
भतीजे, बेटा, बेटे, काका, काका, चाचा, चाचा, मामा, मामा, बाबा, बाबा, नाना, नाने। संबंधवाचक, उपनामवाचक और प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा आती हो उनमें साला, भांजा, भतीजा, बेटा आदि शब्दों के अतिरिक्त शेष सभी शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। भांजा, भांजे, ठीक है, भतीजा, भतीजी, बेटा, बेटे, काका, काका, चाचा, चाचा, इन दोनों वचनों में स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, दोनों में समान रहते हैं। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं बिना कारक विभक्ति चिन्ह के किसी वाक्य में प्रयुक्त होती है। इनका एक वचन और बहुवचन रूप एक समान रहता है। जैसे दिन, दिन को कभी भी हम लिखेंगे तो दिन ही लिखेंगे, फूल को फूल ही लिखेंगे, फूल ही नहीं लिखेंगे। स्त्रीलिंग है तो भी फूल, पुल्लिंग है तो भी फूल। भालू, भालू, भाई, भाई, हाथी, हाथी, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अ के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग है तो अ के स्थान पर ए का उपयोग कर देते हैं। यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में अ स्वर की मात्रा हो तो अ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलकर एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। पुस्तक, पुस्तकें, ए लगा दिया। कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, बहन, बहनें। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आ के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ की मात्रा के साथ ए की मात्रा जोड़कर एक वचन बहुवचन में बदला जा सकता है। बाला, बालाएं, कला, कलाएं, कविता, कविताएं, माता, माताएं, शाखा, शाखाएं, कक्षा, कक्षाएं। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर ई की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ई अथवा बड़ी ई स्वर की मात्रा हो तो ई और ई की मात्रा को हटाकर इया की मात्रा लगा देते हैं। जैसे कली, कलियां, स्त्री, स्त्रियां, टोपी, टोपियां, रानी, रानियां, जाति, जातियां, नीति, नीतियां, रीति, रीतियां। यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या प्रयुक्त हुआ हो या के ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग करने से ही इस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। आप देखिए शब्द सेम है, दोनों में बरो एक जैसे शब्द है, समान शब्द है, लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वह बहुवचन हो गया। चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़ियों, डिबिया, डिबियों, चुईया, चुईयों, कुटिया, कुटियों। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए जोड़कर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए जोड़कर ऊ की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ अथवा ऊ आया हो तो ऐसे शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए ऊ व ऊ को हटाकर ऊए लगा देते हैं। वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं। अब इनका ऊए लगा दिया, ऊ और ऊ की जगह ऊए लगा दिया तो यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। विभक्ति रहित अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों के साथ में ओ का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। घोड़ा, घोड़ों का, घोड़ों की, घोड़ों को, लड़का, लड़कों ने, लड़कों को, लड़कों को, गमला, गमलों से, गमलों पर, बकरा, बकरों ने, बकरों को, बकरों की। एक वचन से बहुवचन बन गए। विभक्ति रहित इकारांत व इकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप बनाते समय इकारांत और इकारांत के साथ यो जोड़कर इकारांत की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी विभक्ति सहित संज्ञा शब्द के अंत में
ई अथवा ई प्रयुक्त हुआ हो तो ई और ई के साथ यो जोड़कर ई की मात्रा को ई में बदल देते हैं, तो इससे वह एक वचन से बहुवचन बन जाता है। लाठी, लाठियों से, लाठियों पर। अधिकारी, अधिकारियों ने, अधिकारियों की। जाति, जातियों का, जातियों की। स्त्रीलिंग, स्त्रियों ने, स्त्रियों को, स्त्रियों का। यह एक वचन और बहुवचन बन गए। एक वचन को बहुवचन में बदलना, इसके नियम देखिए। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जन, लोक, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे गुरु जन, गुरुजन एक वचन से बहुवचन बन गया। अध्यापक, अध्यापक गण। युवा, युवा वर्ग। खेती, खेतीहर। अमीर, अमीर लोग। गरीब, गरीब लोग। नारी, नारी वृंद। पाठक, पाठक गण। बालक, बालक गण। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। शिक्षक, शिक्षक गण। शिक्षक गण आने वाले हैं, यह बन गया इसकी शब्दों में, वाक्यों में प्रयोग। अब देखिए एक वचन शब्द है, उनके साथ में जन, लोक, गण, वर्ग, वंद, हर, मंडल, परिषद जोड़ दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो कि बहुवचन ही होगी। शेर जंगल का राजा होता है। अब जो राजा है जातिवाचक शब्द है, इसलिए वह हमेशा एक वचन और बहुवचन ही रहेगा। आम गर्मियों में आता है। गाय का दूध हल्का होता है। कुत्ता वफादार जानवर है। नदी कल कल बहती है। उपरोक्त सभी वाक्यों में शेर, आम, गाय, कुत्ता, नदी जातिवाचक संज्ञा है, अतः उपरोक्त सभी उदाहरणों में इनका बहुवचन रूप ही प्रयुक्त हुआ है। ये जो भी जातिवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में नहीं किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है तो वह बहुवचन हो जाते हैं, अन्यथा एक वचन होते हैं। यदि किसी एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्द पन प्रत्यय से बना हो और उसके मूल शब्द के अंत में आ हो तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे सीधापन है, इसके साथ में सीधेपन ए की मात्रा लगा दी, इसलिए यह एक वचन से बहुवचन बन गया। आमतौर पर द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक वचन ही होते हैं। द्रव्यवाचक जो भी संज्ञा शब्द है वो हमेशा एक वचन ही होते हैं, लेकिन जब कोई द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द किसी द्रव्य की जाति का बोध कराता है तो उसका बहुवचन रूप ही प्रयुक्त होता है। हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के अर्थ में ही होता है, जैसे समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन, गण, जाति, वर्ग, हस्ताक्षर, आंसू, होठ, कान, आँख, नेत्र, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर आदि। इसमें देखिए उदाहरण आपको बताते हैं। यह कितने दाम का है। अब ये दाम है जो हमेशा बहुवचन रहता है। लोग हंस रहे हैं। राधा अक्षत लेकर आओ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। आज के समाचार सुनने लायक नहीं है, तुम्हारे नेत्र बहुत ही खूबसूरत है। हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, पानी इत्यादि। अब देखिए ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं, ये कभी बहुवचन नहीं होते हैं। वर्षा हो रही है। अब वर्षा में कितने सारी पानी की बूंदें हो रही है, बरस रही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वर्षा हो रही है, हमेशा एक वचन ही पढ़ते हैं। हवा चल रही है। अब हवा की कोई कितनी मात्रा है, क्या है, कुछ है, फिर भी हम हवा चल रही है लिखते हैं तो ये हमेशा एक वचन रहेगा। जनता जनार्दन होती है। पुलिस आ रही है। भीड़ लगातार बढ़ रही है। बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। प्रत्येक
हर एक तथा हर कोई का प्रयोग एक वचन में होता है। जहां भी प्रत्येक लिखा हो, हर एक लिखा हो, हर कोई लिखा हो, उसको हम हमेशा एक वचन में पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि शांत रहे। अब प्रत्येक व्यक्ति लिखा हुआ है लेकिन यह एक वचन है। हर एक आदमी का कर्म ही उसका भगवान होता है। हर कोई अमीर होना चाहता है। अब इसमें हर एक लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है, हमेशा एक वचन रहता है। आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। अब हम जो भी आदरवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं वो हमेशा बहुवचन रहते हैं, कभी भी एक वचन नहीं होते हैं। जैसे महाराज, साहब, महाशय जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि शब्द आदर सूचक शब्द है, ये हमेशा बहुवचन ही रहेंगे, कभी भी एक वचन नहीं होंगे। शंकर जी आए हैं, मोदी साहब कल जयपुर जाएंगे, गिरिराज महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वामी जी ही कोई उपाय बताएंगे। अनेक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये जो अनेक लिखते हैं हम लोग वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन में कभी भी नहीं प्रयुक्त होता है। क्यों? साफ है, अनेक मतलब बहुत सारे। अनेक का एक वचन एक होता है का बहुवचन है। देखिए ये जो है इसमें बिंदी नहीं लगी हुई है इसलिए एक वचन है, और इस है में बिंदी लगी हुई है इसलिए यह बहुवचन है। आशा करते हैं कि आपको लिंग और वचन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और समझ में आए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.